button to subscribe my channel and also click the bell icon to get notifications of all my latest uploads. हेलो बच्चों, वेलकम अगेन। बेसिक ज्योमेट्रिकल आइडियाज की एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम एक्सरसाइज 4.1, 4.2, 4.3 एंड 4.4 कर चुके हैं। आई होप आपको समझ में आई होंगी। आइए एक्सरसाइज 4.5 स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये एक्सरसाइज बेस्ड है क्वाड्रिलेटरल्स के बारे में। सो क्वाड्रिलेटरल्स की कुछ जनरल प्रॉपर्टीज डिस्कस कर लेते हैं। क्वाड्रिलेटरल्स, आपके सामने स्क्रीन पर अभी दो क्वाड्रिलेटरल्स मैंने बनाए हैं, ए बी सी डी। क्वाड्रिलेटरल उस पॉलीगन को कहते हैं जिसमें 4 साइड्स होती हैं। पॉलीगन मैंने आपको बताया था ऐसी क्लोज्ड फिगर जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से बनती है, जिसमें 4 साइड्स होती हैं, उसको हम क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। 4 साइड्स के अलावा क्वाड्रिलेटरल की और भी प्रॉपर्टीज होती हैं, एक एक कर डिस्कस करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं साइड्स कौन सी होती हैं। ये ए बी साइड है, ये साइड बी सी है, ये साइड सी डी है और ये साइड डी ए है। 4 लाइन सेगमेंट्स मिलकर एक क्वाड्रिलेटरल बनाते हैं और वो क्लोज्ड होना चाहिए। चलिए अब मैं आपको बता देती हूँ, ये पॉइंट ए, इसको हम वर्टेक्स बोलते हैं। जहां पर 2 लाइन सेगमेंट्स मिलते हैं उस पॉइंट को वर्टेक्स बोलते हैं। सो इस क्वाड्रिलेटरल में 4 वर्टेक्स हैं, वर्टेक्स ए, वर्टेक्स बी, वर्टेक्स सी एंड वर्टेक्स डी। इसमें 4 लाइन सेगमेंट्स हैं, लाइन सेगमेंट ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए। इन लाइन सेगमेंट्स को क्वाड्रिलेटरल की साइड्स भी कहते हैं। साइड्स में भी 2 ऑपोजिट साइड होती हैं, 2 एडजेसेंट साइड होती हैं। साइड ए बी, इसके बिल्कुल सामने जो साइड है, जैसे ये साइड सी डी, इसको हम ऑपोजिट साइड्स कहते हैं। इसी तरीके से एंगल्स में भी होता है। एंगल डी, इसके ऑपोजिट है एंगल बी, सो ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं। इसी तरीके से एंगल सी और इसके ऑपोजिट है एंगल ए, सो एंगल सी एंड एंगल ए, इनको हम ऑपोजिट एंगल्स कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 4 एंगल्स होते हैं। अब मैं आपको एडजेसेंट साइड और एडजेसेंट एंगल बता देती हूँ। साइड ए बी, इसके बिल्कुल साथ में जो साइड होती है उसको हम एडजेसेंट साइड कहते हैं। सो ए बी एंड बी सी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। इसी तरीके से बी ए और ए डी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। इसी तरीके से ए डी और डी सी, ये दोनों एडजेसेंट साइड्स हैं। यही कंसेप्ट एंगल्स में भी यूज होता है। एंगल्स ऑपोजिट नहीं होने चाहिए, बिल्कुल उसके एडजेसेंट होना चाहिए। जैसे ये एंगल सी और इसके बिल्कुल साथ वाला ये है एंगल बी। एंगल बी एंड सी एक एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बनाते हैं। इसी तरीके से एंगल बी एंड एंगल ए, ये दोनों एडजेसेंट एंगल्स का पेयर बनाते हैं। और ऐसे ही एंगल ए एंड एंगल डी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। एंड एंगल डी एंड एंगल सी, ये दोनों भी एडजेसेंट एंगल्स हैं। फिर आता है ऑपोजिट एंगल्स का कंसेप्ट। जैसे हमने साइड में देखा था, उसके बिल्कुल ऑपोजिट वाली, यहाँ पर एंगल सी और इसके ऑपोजिट में एंगल ए। इसी तरह से एंगल बी और उसके ऑपोजिट में एंगल डी, ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स का पेयर बनाते हैं। फिर मैंने यहाँ पर एक और क्वाड्रिलेटरल बनाया है और उसके इंटीरियर को शेड किया है। इस पोर्शन को हम इंटीरियर कहते हैं और इसके बाहर वाला जो पोर्शन है उसको हम एक्सटीरियर कहते हैं। तो चलिए अब एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। Exercise 4.5, question number 1. Draw a rough sketch of a quadrilateral PQRS. Draw its diagonals. Name them. Is the meeting point of the diagonals in the interior or exterior of the quadrilateral? इस क्वेश्चन में हमें एक क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाना है, उसके डायगनल्स भी बनाने हैं और उनका नाम बताना है। और फिर हमें बताना है कि डायगनल्स का मीटिंग पॉइंट क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। देखिए यहाँ पर मैंने क्वाड्रिलेटरल PQRS बनाया है, PQRS, 4 साइड्स हैं इसमें, सो ये एक क्वाड्रिलेटरल है। फिर मैंने डायगनल्स बनाए हैं। डायगनल उस लाइन सेगमेंट को कहते हैं जो ऑपोजिट वर्टेक्स को जोड़ता है। P एंड R को जो जोड़ रहा है उसको हम PR बोलेंगे। इसी तरह से S एंड Q को जो जोड़ता है उस डायगनल को हम SQ बोलेंगे। अब हमें बताना है कि डायगनल PR एंड डायगनल SQ जिस पॉइंट पर मिलते हैं वो पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है या एक्सटीरियर में है। सो पॉइंट O पर ये दोनों डायगनल्स मिलते हैं एंड पॉइंट O क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, डायगनल PR एंड डायगनल SQ मीट एट O।
यहाँ पर ये देखिए, ये डायगोनल PR और ये डायगोनल SQ, ये दोनों O पॉइंट पर मिलते हैं और ये O पॉइंट इस क्वाड्रिलेटरल के इंटीरियर में है। सो मैंने लिखा डायगोनल्स PR एंड डायगोनल SQ मीट एट O विच इज इनसाइड द क्वाड्रिलेटरल। आई होप आपको समझ में आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल KLMN। हमें एक क्वाड्रिलेटरल KLMN बनाना है और फिर क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। सो ये मैंने क्वाड्रिलेटरल KLMN बना दिया। अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 2 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स। इस क्वाड्रिलेटरल में हमें 2 पेयर ऑपोजिट साइड्स के बताने हैं। सो जैसा मैंने आपको बताया था, साइड KL, इसके ऑपोजिट साइड आएगी साइड NM। ये एक पेयर बना। इसी तरीके से दूसरा पेयर है साइड KN और साइड LM का। ये दोनों ऑपोजिट साइड्स के पेयर हैं। देखिए यहाँ पर मैंने लिख भी दिया है, साइड KL एंड MN ये पेयर ऑपोजिट साइड्स का है एंड साइड KN एंड LM ये भी ऑपोजिट साइड का पेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट बी, 2 पेयर्स ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। हमें 2 ऑपोजिट एंगल्स के पेयर्स बताने हैं। सो यहाँ पर एंगल N एंड एंगल L ये दोनों ऑपोजिट एंगल्स हैं एंड एंगल K एंड एंगल M ये दोनों ऑपोजिट पेयर्स हैं। देखिए मैंने लिख दिया है एंगल K एंड एंगल M एंड एंगल L एंड एंगल N। These are 2 pairs of opposite angles. नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पार्ट सी, 2 pairs of adjacent sides। अब हमें 2 adjacent साइड का एग्जाम्पल देना है। साइड KN एंड NM ये एक पेयर है, साइड KL एंड LM ये एक पेयर है। इसी तरीके से साइड LM एंड MN ये एक पेयर है एंड साइड KN एंड KL ये भी एक पेयर है। हमें सिर्फ 2 पेयर्स बताने हैं। सो मैंने यहाँ पर लिखा साइड KN एंड NM एंड साइड KL एंड LM। आई होप आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। 2 पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स। अब हमें 2 एडजेसेंट एंगल के पेयर बताने हैं। एडजेसेंट एंगल मतलब जो बिल्कुल साथ साथ हो। एंगल N एंड एंगल M ये पेयर एक एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। इसी तरीके से एंगल M एंड एंगल L ये भी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। एंगल L एंड एंगल K ये भी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है एंड एंगल K एंड एंगल N ये भी एडजेसेंट एंगल्स का पेयर है। हमसे सिर्फ 2 पेयर्स पूछे थे, सो मैंने 2 लिखे हैं, K एंड N, L एंड M। आई होप आपको समझ में आया है। क्वेश्चन नंबर 3, इन्वेस्टिगेट। यूज स्ट्रिप्स एंड फास्टनर्स टू मेक अ ट्रायंगल एंड अ क्वाड्रिलेटरल। इस क्वेश्चन में हमें एक ट्रायंगल बनाना है और एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, लेकिन उसको स्ट्रिप्स यूज कर कर बनाना है जिससे हम उसकी फ्लेक्सिबिलिटी चेक कर सकें। सो देखिए मैंने एक ट्रायंगल और एक क्वाड्रिलेटरल बनाया है। मैंने सिर्फ डायग्राम बनाया है। ये प्रैक्टिकल एक्टिविटी है, इसको आपको स्ट्रिप्स को यूज कर कर ही बनाना है। नाउ ट्राई टू पुश इनवर्ड एट एनी वन वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल। डू द सेम टू द क्वाड्रिलेटरल। अब हमें किसी भी एक वर्टेक्स को पुश करना है। जैसे मैंने ये एक वर्टेक्स ली, इसको अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करनी है। ट्रायंगल के साथ भी ऐसा ही करना है और क्वाड्रिलेटरल के साथ भी करना है। इस वर्टेक्स को लेकर इसको अंदर की तरफ पुश करने की कोशिश करनी है। नाउ द क्वेश्चन इज द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड? क्या ट्रायंगल डिस्टॉर्ट हो जाता है? इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड? क्या क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्ट हो जाता है? देन इज द ट्रायंगल रिजिड? आप इसको प्रैक्टिकली करेंगे तो आप देखेंगे कि ट्रायंगल डिस्टॉर्ट नहीं होता है। अगर हम फास्टनर्स और स्ट्रिप्स यूज कर कर ट्रायंगल बनाएंगे और किसी भी एक वर्टेक्स को पुश करने की कोशिश करेंगे तो ट्रायंगल डिस्टॉर्ट नहीं होता है। ट्रायंगुलर शेप जो है वो रिजिड होती है। इसी तरह से अगर हम क्वाड्रिलेटरल में सेम चीज करते हैं तो क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्ट हो जाता है, वो रिजिड नहीं होता है। Now the question is, why is it that structures like electric towers make use of triangular shapes and not quadrilaterals? इसका यही रीजन है कि ट्रायंगुलर शेप जो है वो रिजिड होती है, वो इजीली डिस्टॉर्ट नहीं होती है, और क्वाड्रिलेटरल शेप जो है वो इजीली डिस्टॉर्ट हो जाती है। सो इलेक्ट्रिक टावर्स को स्टेबिलिटी देने के लिए हम ट्रायंगुलर शेप यूज करते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने सॉल्यूशन लिख दी है। पहला क्वेश्चन हमसे पूछा था, इज द ट्रायंगल डिस्टॉर्टेड? सो द आंसर इज नो, द ट्रायंगल इज नॉट डिस्टॉर्टेड। दूसरा क्वेश्चन था, इज द क्वाड्रिलेटरल डिस्टॉर्टेड? सो द क्वाड्रिलेटरल इज डिस्टॉर्टेड।
Is the triangle rigid? So the answer is yes, the triangle is rigid. Next question था, why is it that structures like electric towers make use of triangular shapes and not quadrilateral? So the answer to this question is structures like electric towers make use of triangular shape so that they could not be distorted and they could be rigid. इस एक्सरसाइज में बस इतना ही. आई होप आपको ये एक्सरसाइज समझ में आ गई होगी. फिर मिलते हैं नए वीडियो में नई एक्सरसाइज के साथ. तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए, शेयर करिए. अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक भी कर दीजिए.